वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग जानेंगे द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस के न्यूक्लियस के कौन कौन से कंपोनेंट्स है और उस कंपोनेंट्स का नाम क्या है और बेसिकली उस कंपोनेंट्स का फंक्शन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलिए। तो क्या होता है कि जो सबसे पहला होता है कंपोनेंट, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर और वी कैन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझते हैं कि न्यूक्लियर पोर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेसिकली क्या होता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि बेसिकली जो न्यूक्लियस है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है इनसाइड द सेल। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये होता है आपका डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ऐसे डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, ये है आपका डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये क्या है आपका, ये आउटर लेयर है, दैट इज आउटर लेयर, और ये क्या है आपका, दैट इज इनर लेयर। इनर लेयर कहने का मतलब ये है, ये जो रीजन है दैट इज मेम्ब्रेन है, ये डबल मेम्ब्रेन, डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। तो ये जो मेम्ब्रेन है इसके अपवर्ड जो रीजन है ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है इसका दो मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहां पे आपका प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ऐसे करके प्रेजेंट होगा आउटर मेम्ब्रेन पे। ठीक है, ये क्या है, ये आपके राइबोसोम्स है। तो ये हो गया डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस का, ये आउटर मेम्ब्रेन लेयर और ये इनर लेयर। तो इन दोनों के अलावा एक और लेयर होता है जो कि इसका जो इनर लेयर मेम्ब्रेन होता है उस पे ऐसे करके अटैच्ड रहता है। ठीक है, ऐसे करके अटैच रहता है, एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इस ये जो एक्स्ट्रा लेयर है इसका नाम है क्या, दैट इज फिब्रिलर, दैट इज लेमिना। इसका नाम क्या है, दैट इज फिब्रिलर लेमिना। ठीक है, वो ये फील्ड रहता है इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन से, दैट इज ऐसे करके फील्ड रहता है आपका क्या चीज से, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंस कह लो या फिर रिच कह लो, इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन से। ठीक है, और ये बना हुआ होता है किससे, मतलब ये इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये जो इनर लेयर होता है न्यूक्लियस का उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दैट इट्स प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो अभी तक हमने न्यूक्लियस का कितने लेयर को पढ़े, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। जो आउटर लेयर होता है उस पर क्या बाइंडेड रहता है, आपके राइबोसोम, और जो इनर लेयर होता है उसी के जस्ट बिलो एक एक्स्ट्रा लेयर रहता है जिसका नाम है फिब्रिलर लेमिना। ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंस प्रोटीन होता है, रिच प्रोटीन होता है, जो कि आपका क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, जो इनर मेम्ब्रेन जो है उसको। ठीक है, अब ये जो गैप है, इट इज ये जो गैप है दोनों के बीच, इसको हम लोग बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये पोर कॉम्प्लेक्स जो है इस पे एक सिलिंड्रिकल और वी कैन से जो पाइप जैसा होता है वैसे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पाइप जैसा। सपोज इस तरह करके एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, सिलिंड्रिकल पाइप टाइप। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एनुलस, दैट इज एनुलस। और ये बना हुआ किससे होता है, ये बना होता है आपका, दैट इज मेड अप ऑफ
वर्टिकल फाइबर्स, ये वर्टिकल फाइबर्स का बना होता है, ठीक है। और ये जो एनुलस है, जो सिलिंड्रिकल पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऐसे करके एक लेमिना प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे करके लेमिना प्रेजेंट होता है एक। ये जो लेमिना प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है। तो अभी तक क्या देखे, दो आउटर लेयर, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। आउटर लेयर में आपका राइबोसोम्स अटैच्ड है। इनर लेयर के नीचे जस्ट एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिलर लेमिना। वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंस या फिर इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन्स रहता है जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो इसका इनर लेमिना होता है, इनर लेयर होता है उसको, ठीक है। तो इन बिटवीन देम, ये जो बिटवीन दोनों के बीच में है, एक गैप टाइप प्रेजेंट रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। उस पोर कॉम्प्लेक्स में एक सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है। उस सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर लाइक को हम लोग क्या बोलते हैं, एनुलस, ठीक है। और वो बना हुआ किस चीज से होता है, वो बना होता है आपका वर्टिकल फाइबर से, ऐसे करके वर्टिकल फाइबर्स, ठीक है। अब ये जो एनुलस है इसमें एक लेमिना प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें जानने के बाद यह है कि ये जो स्ट्रक्चर है इसको पूरा, दैट इज अलोंग विथ न्यूक्लियोप्लाज्म एनुलस, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। अब ये कि इसका जो डायमीटर है, ये जो न्यूक्लियस पोर कॉम्प्लेक्स है, यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, इसका जो डायमीटर है ये होता है अबाउट आपका 800 एंगस्ट्रॉम, 800 एंगस्ट्रॉम। और इसका बीच में जो ये लेमिना प्रेजेंट है, ठीक है, ये जो लेमिना प्रेजेंट है, ये लेमिना होता है आपका 500 एंगस्ट्रॉम का, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म जो कंस्टिट्यूट करता है, ये होता है आपका 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब ये जो 500 एंगस्ट्रॉम है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, अब देखो कि ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है, कोई भी चीज का ट्रांसपोर्ट होगा इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब कि आउटसाइड से अगर इनसाइड द न्यूक्लियस कोई चीज आना होगा तो वो इसी पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही आएगा। और इनसाइड द न्यूक्लियस से भी किसी चीज को बाहर जाना होगा तो ये वो भी चीज ये पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही न्यूक्लियस के बाहर जाएगा। तो ये जो पोर कॉम्प्लेक्स है, इस पूरे पोर कॉम्प्लेक्स का जो डायमीटर है वो होता है आपका 800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन ये जो पूरा पोर कॉम्प्लेक्स है, ये पूरा आपका ट्रांसपोर्टेशन में ये 800 एंगस्ट्रॉम का जो डायमीटर है वो पूरा आपका मतलब किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट के लिए रोल प्ले नहीं करता है। सपोज ये आपका क्या है, सपोज यहाँ से यहाँ आपका पूरा पोर कॉम्प्लेक्स है, ये आपका 800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ आपका जो लेमिना प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, सिर्फ यही क्या करता है कि एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस कराता है, ये वाला रीजन, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म जो लेमिना प्रेजेंट, ठीक है। ये होता है आपका 500 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब ये है कि कोई भी सब्सटेंसेस को अंदर से बाहर जाना है तो उसको सिर्फ इतना ही स्पेस मिलता है, दैट इज 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये हो गया, मतलब आपका ये एनुलस है, एनुलस में प्रेजेंट है लेमिना, लेमिना कंस्टिट्यूट करता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो लेमिना प्रेजेंट है वही आपका जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस है उसमें ये रोल प्ले करता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसके बारे में कुछ और जो फैक्ट है इसका कुछ ले करके उसको हम लोग देखेंगे। तो डायमीटर, इसमें हम लोग एक चीज क्या देखें, दैट इज डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कितना है। अगर डायमीटर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स पूछे तो वो होगा आपका 800 एंगस्ट्रॉम। पोर कॉम्प्लेक्स वो कितना होगा आपका 800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर किसी चीज का जो पासेज हो रहा है कि कितना एरिया उसको मिल रहा है कोई सब्सटेंसेस को पार होने के लिए, तो वो कितना होगा, दैट इज 500 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब अगला चीज देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है एक न्यूक्लियस में कितना प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये अबाउट होता है कि सबसे पहले इसका शेप को देखते हैं। तो शेप ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कितना होता है, मतलब क्या होता है, कैसा होता है ये, दैट इज शेप ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स।
इसका शेप कैसा होता है? तो इसका शेप होता है आपका ऑक्टाहेड्रल, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ठीक है। अब बात आता है कि नंबर ऑफ पोर्स कितने प्रेजेंट होंगे एक न्यूक्लियस में। ये तो एक पोर हो गया, इसी तरह बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होंगे इस मेम्ब्रेन में, डबल लेयर मेम्ब्रेन है। तो नंबर ऑफ पोर्स कितना होगा? तो नंबर ऑफ पोर्स आपका वेरी करता है, तो नंबर ऑफ पोर्स आपका वेरी करता है कितना? अप्रोक्स 1000 टू, दैट इज 1000 टू 10,000 पर न्यूक्लियस। मतलब एक न्यूक्लियस में 1000 टू 10,000 वेरी करता है, मतलब नंबर में 1000 टू 10,000 नंबर ऑफ वेरी करने का मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है इस पे ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है ये आपका हो सकता है किसी सेल में, किसी न्यूक्लियस में आपका हो सकता है 100 हो, किसी में 200। तो ये जो 100 टू ये जो वेरिएबिलिटी है, ये वेरिएबिलिटी आखिर डिपेंड किस पे करता है? तो ये वेरिएबिलिटी आपका डिपेंड करता है कि जो सेल है, मतलब उस सेल में उस न्यूक्लियस का क्या काम है, एंड सेकेंड थिंग कि उस जो सेल के अंदर ये प्रेजेंट उस सेल का एक्टिविटी कैसा है। तो ये सारे दो चीज पे डिपेंड करता है कि ये जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, इन नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स एक न्यूक्लियस में कितना होगा। तो ये जनरली होता है आपका 1000 टू 10,000 पर न्यूक्लियस। ठीक है। अब आगे हम लोग देखेंगे इसका जो सेकेंड चीज है दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ये पहला स्ट्रक्चर हो गया दैट इज न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है पता चल गया, आउटर मेम्ब्रेन है उसमें आपका राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इनर मेम्ब्रेन में किसी तरह का राइबोसोम अटैच नहीं रहता है। इनर मेम्ब्रेन में एक एक्स्ट्रा लेयर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फिब्रिलर लेमिना। उसके उसमें क्या होता है कि आपका फ्लूइड टाइप रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि आपका रहता है इलेक्ट्रॉन डेंस या फिर इलेक्ट्रॉन रिच प्रोटीन, जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है इनर लेमिना को। ठीक है। और इसके दोनों के बीच में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एनुलस। ठीक है। एनुलस का पूरा ये एनुलस है, एनुलस फिर में एनुलस में क्या प्रेजेंट होता है? वहां आपका प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। और जो टोटल जो आपका ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज एनुलस, इस एनुलस का टोटल स्ट्रक्चर जो आपका डायमीटर है वो होता है अबाउट 800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन उसके अंदर जो आपका एक लेमिना प्रेजेंट होता है जिसको हम बोल रहे हैं, जो फील्ड होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म से, वो कितना होता है? दैट इज 500 एंगस्ट्रॉम। तो अगर पूछा जाए कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स का डायमीटर कितना होता है तो वो होगा आपका 800 एंगस्ट्रॉम। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस को कितना स्पेस मिलता है, कितना डायमीटर मिलता है, तो वो होगा आपका 500 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। और इसका शेप कैसा होता है? दैट इज ऑक्टाहेड्रल होता है। ठीक है। और ये नंबर कितना होता है? 1000 टू 10,000 पर न्यूक्लियस। ठीक है। और ये डिपेंड किस पे करता है कि वो जो न्यूक्लियस किस सेल में प्रेजेंट है, उसका एक्टिविटी क्या काम है उस न्यूक्लियस का, एंड जो सेल पे प्रेजेंट है उस सेल का एक्टिविटी क्या है, मतलब कितना फास्ट से वो, मतलब किस तरह का सेल है, उस पे ये डिपेंड करता है। अब आगे हम लोग जानेंगे इसका सेकेंड कंपोनेंट दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? एक ट्रांसपेरेंट होता है, कोलाइडल सबस्टांसेस होता है। ठीक है। ट्रांसपेरेंट कोलाइडल मटेरियल होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि फील्ड क्या हो रहा है? फील्ड किस में रहता है? दैट इज न्यूक्लियस में। सेकंड क्या है आपका? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म ये क्या होता है? ये होता है आपका ट्रांसपेरेंट कोलाइडल मटेरियल होता है जो कि फील्ड हुआ होता है किसमें? दैट इज व्हिच इज फील्ड इनसाइड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली एक ट्रांसपेरेंट कोलाइडल मटेरियल होता है जो कि फील्ड क्या हो रहा है किसमें? न्यूक्लियस में। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका जो कंपोनेंट, मतलब ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है इसमें क्या क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहला चीज की ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये मेनली कंस्टिट्यूट करता है आपका, दैट इज ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये रिच होगा आपका, दैट इज इट्स रिच इन जितने भी इंजाइम्स है जो कि रेप्लिकेशन में वर्क करते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है जहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज हो, हेलिकेज हो, टोपोआइसोमरेज हो, ये सारे जितने भी इंजाइम्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करते हैं, मतलब एक डीएनए से दूसरा डीएनए जब कॉपी आउट होता है जब बनता है
तो उसके उस प्रोसेस में जितने भी एंजाइम्स का यूज होता है, अबाउट 10 to 12 एंजाइम्स का यूज होता है, वो सारे एंजाइम इसमें प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो रिच इन एंजाइम्स, कौन से एंजाइम्स? फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन में जितने भी एंजाइम्स का यूजेस है वो सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाएंगे। एग्जांपल पे ले लो तो आप क्या होगा, एक डीएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज, हेलिकेज, एटसेट्रा। ठीक है, अब सेकेंड चीज, सेकेंड है कि ये उस तरह के भी एंजाइम्स पे रिच होगा जो कि आपका डीएनए से एमआरएनए बनाता है। मतलब डीएनए से डीएनए क्या हो गया आपका रेप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। तो डीएनए से एमआरएनए बनने के लिए भी जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट है वो सारे प्रेजेंट होते हैं आपका न्यूक्लियोप्लाज्म में। मतलब रिच इन एंजाइम ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मतलब ट्रांसक्रिप्शन में जितने भी एंजाइम्स का यूजेस होते हैं, और वी कैन से एमआरएनए फॉर्मेशन। एमआरएनए बनने में जितने भी एंजाइम्स का यूज होता है वो सारे एंजाइम्स इसमें पाए जाते हैं। किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। इसका एग्जांपल क्या ले सकते हैं? दैट इज आरएनए पॉलीमरेज, पॉलीमरेज। ठीक है, और क्या पाया जाएगा इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में? फिर सेकंड थिंग क्या होता है कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाएगा आपका मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये दोनों आयंस आपके पाए जाएंगे किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। और ये क्या करता है? ये बेसिकली आपका ये जो डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इसमें जितना एंजाइम है उसको एज अ एक्टिवेटर का काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से आयन? दैट इज मैग्नीशियम एंड मैंगनीज। ये दो आयन है जो आपका पाए जाते हैं किसमें? न्यूक्लियोप्लाज्म में। ठीक है, अब बात करते हैं इसका पीएच को लेके। तो पीएच क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म का? तो इसका जो पीएच होता है अराउंड 7.4 प्लस माइनस 0.2। मतलब 7.4 बेसिकली पीएच होता है, बेसिक इन नेचर होता है, स्लाइटली बेसिक होता है। और इसका पीएच कितना होता है? दैट इज अबाउट 7.4 प्लस माइनस 2। मतलब कि ये ये हो सकता है आपका 7.2 टू कितना 7.6। मतलब इसका पीएच वेरी करता है, दैट इज 7.2 टू 7.6। ठीक है, ये हो गया आपका सेकंड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। पहला क्या था? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और फिर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सेकंड क्या पढ़े? दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट कोलाइडल मटेरियल होता है जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ? न्यूक्लियस में। ये क्या चीज से होता है? ये आपका फिल आउट रहता है, आपका रीच होता है किससे? द एंजाइम्स एसोसिएटेड विद डीएनए रेप्लिकेशन एंड द एंजाइम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और इसमें कौन कौन से आयन्स पाए जाते हैं? ये इसमें मेनली मैंगनीज और मैग्नीशियम आयन पाया जाता है। और इसका पीएच कितना होता है? दैट इज 7.4 प्लस माइनस 2, दैट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, ये दो कंपोनेंट हो गए। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस। इसका थर्ड कंपोनेंट क्या है? थर्ड कंपोनेंट है आपका न्यूक्लियोलस, जो कि एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। थर्ड कंपोनेंट क्या है? दैट इज न्यूक्लियोलस। थर्ड कंपोनेंट है आपका न्यूक्लियोलस। ये क्या होता है? एसोसिएटेड होता है किससे? दैट इज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, दैट इज एनओआर, एसोसिएटेड विथ NOR। ठीक है, अब इसका बात करेंगे हम लोग आगे कि ये जो टर्म है न्यूक्लियोलस, ये मेनली दिया कौन था और कहाँ पे डिस्कवर्ड हुआ था, कैसे हुआ था, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो न्यूक्लियोलस था, इसका फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था किसमें? ईल में। डिस्कवर्ड कहाँ हुआ था? दैट इज ईल में, ईल में। और इसका जो डिस्कवर है वो डिस्कवर कौन किया था? दैट इज बाय, क्या था उसका? फॉन्टाना, सॉरी इट्स फॉन्टाना।
तो ये जो न्यूक्लियस है ये मेनली एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। हम लोग आगे देखेंगे कि न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन क्या होता है। तो सबसे पहले उसके पहले हम लोग इसको कुछ बेसिक्स को जान लेते हैं। तो इसका डिस्कवर्ड किया गया था ईल में। सबसे पहले कौन किए थे? दैट इज फोंटाना, एक साइंटिस्ट थे जो इसका डिस्कवर्ड किए थे। सेकेंड आता है कि इसका जो नेमिंग हुआ था दैट इज न्यूक्लियोलस, इसका नेमिंग कौन किया था? जैसे नेम जो इसका रखा था न्यूक्लियोलस, ये टर्म जो दिया गया था कौन दिया था? तो ये टर्म दिया था आपका बोमेंस। द टर्म वाज गिवन बाय बोमेन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोलस है ये एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, इसका मतलब क्या है? तो देखो, ये जैसे क्रोमोसोम होता है, ठीक है, ये क्रोमोसोम है, ठीक है। ये क्रोमोसोम में क्या होता है कि एक पहला कंस्ट्रिक्ट तो यहाँ है, दैट इज फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन यहाँ है। तो देखो यहाँ पे कभी कुछ इंजाइम्स है, मतलब सॉरी कुछ क्रोमोसोम्स है जहाँ पे ये जो पहला कॉन्स्ट्रिक्शन तो हर क्रोमोसोम्स में है प्रेजेंट, सेकेंड जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो ऐसे प्रेजेंट रहता है आपका, ऐसे करके प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेट क्रोमोसोम और वी कैन से सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट। इस तरह के क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, जिसमें सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन आपका पाया जाता है, दैट इज सेट क्रोमोसोम। तो इस तरह के क्रोमोसोम में ये जो आपका जो ये है दैट इज न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, ये आपका पाया जाता है, दैट इज किसमें? सैटेलाइट क्रोमोसोम में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो है, ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन है या फिर मेम्ब्रेन लेस है। तो ये जो न्यूक्लियोलस है इसमें किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन जब हम लोग इसको डीपली माइक्रोस्कोपिक में देखते हैं तो हमें एक मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखाई देता है कि उस पर किसी तरह का मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो क्या होता है ना कि बेसिकली ऐसे करके कुछ आपके प्रेजेंट होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है इस तरह से अरेंज रहता है कि आपको लगेगा कि ये डबल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन नहीं होता, इसमें किसी तरह का भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन ये न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है इसका जो इस तरह से अरेंजमेंट ही होता है कि आपको लगेगा कि ये डबल मेम्ब्रेन है। तो ये क्या है? न्यूक्लियर क्रोमेटिन। ठीक है, और ये फील्ड क्या हुआ रहता है? एक स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड से। उस लिक्विड का क्या नाम है? दैट इज एमोर्फस मटेरियल। ठीक है, और ये जो एमोर्फस है ये ग्रेन्यूल्स रहता है बेसिकली। ये क्या फॉर्म करता है? आपका ग्रेन्यूल्स। ठीक है, ये ग्रेन्यूल्स क्या कंस्टिट्यूट करता है? ये ग्रेन्यूल्स कंस्टिट्यूट करता है आपका आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझते हैं। देखो, न्यूक्लियोलस क्या है? दैट इज ये एसोसिएटेड होता है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूं इसका, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ठीक है, देखो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन का कहने का मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन, ये जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है NOR, ये प्रेजेंट रहते हैं आपका सैटेलाइट क्रोमोसोम्स में। ठीक है, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स कहने का मतलब है कि जब आप क्रोमोसोम में देखोगे ये जिस सैटेलाइट क्रोमोसोम को, तो उसमें दो जगह आपका कंस्ट्रिक्शन रहता है। एक कंस्ट्रिक्शन जो पहले से प्रेजेंट रहता है और एक कंस्ट्रिक्शन ऊपर तरफ रहता है टेल की तरफ। तो वहां पे क्या दिखता है कि एक कंस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो ये जो कंस्ट्रिक्शन है इसी रीजन को हम लोग बोलते हैं NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। ये फील क्या हुआ रहता है। ठीक है, तो ये मेनली एसोसिएटेड होता है आपका न्यूक्लियोलस से। ठीक है, ये डिस्कवर्ड किया गया था सबसे पहले ईल में, किसके द्वारा? दैट इज एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था फोंटाना। ठीक है,
सेकेंड थिंग, ये जो टर्म जो था आपका न्यूक्लियोलस, ये दिया गया था किसके द्वारा? दैट इज बोमेन के द्वारा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्वेश्चन आता है ये कि न्यूक्लियोलस में क्या मेम्ब्रेन होता है, नहीं होता है? तो देखो बेसिकली न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं होता है, लेकिन जब उसको आप क्रोमोसोम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर पे देखोगे तो जो आपका न्यूक्लियोलर क्रोमेटिन है वो आपस में इस तरह से अरेंजमेंट बना के रखता है कि आपको लगेगा कि ये डबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, लेकिन वो डबल मेम्ब्रेन नहीं रहता, बस वो अरेंज रहता है, किसी तरह का मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता उस पर। वो क्या रहता है, वो फील्ड क्या हो रहता है किसके? एमोर्फस मटेरियल से, जो कंस्टिट्यूट करता है ग्रेन्यूल्स, और जिसमें प्रेजेंट होता है आपका आरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, तो मतलब कि न्यूक्लियोलस जो है इसका फंक्शन क्या है? तो पहला फंक्शन ये है कि ये सिंथेसाइज करता है आपका, इट सिंथेसाइज आरएनए, एंड सेकेंड थिंग क्या करता है? इट स्टोर्स आरएनए। ठीक है, और थर्ड इसका जो आपका फंक्शन है, वो थर्ड फंक्शन ये है कि जब सेल का डिवीजन होता है तो जो स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, सेल डिवीजन में जब स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है तो यही रहता है, दैट इज स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया कि ये आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। सेकेंड चीज क्या करता है कि ये जो आरआरएनए जो सिंथेसाइज के उसको स्टोर करने का काम करता है। एंड थर्ड थिंग क्या है कि जब सेल डिवीजन होता है तो वहाँ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है, उस स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन में ये फिर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसको ट्रिगर करता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो न्यूक्लियोलस है, एक न्यूक्लियस में कितने प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोलस? तो बोला जाता है कि अराउंड आपका एक ही पाया जाता है ऑलमोस्ट पर एक सेल में, एक सेल में एक ही न्यूक्लियोलस पाया जाता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में, बहुत सारे सेल्स में देखा गया है जहां आपका ये मल्टी मतलब ये जो आपका न्यूक्लियोलस है एक से ज्यादा अमाउंट में भी पाया जाता है। तो बेसिकली ये होता है एक न्यूक्लियोलस पर सेल, लेकिन कुछ सेल्स में ये एक से भी ज्यादा होता है। तो दीज आर ऑल थ्री कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। पहला देखे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। सेकेंड थिंग देखे हम लोग क्या, दैट इज न्यूक्लियोलस। और उसके बाद हम लोग इससे पहले हम लोग क्या देखे थे, दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। आगे हम लोग देखेंगे कि जो न्यूक्लियस है इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का वो कैसे होता है। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।